हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ठीक है, ये एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ठीक, तो आज हम यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टॉपिक को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसी को डिस्क्राइब करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, किस किस के बीच में होता है। लेबर लॉ, ये लेबर लॉ क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट दिए हुए हैं, जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, और भी बहुत सारे एक्ट जो दिए हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है इस सब्जेक्ट में, सोशल सिक्योरिटी है, वेज पॉलिसी है, साथ में फिर यहाँ पर जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे। साथ में देखेंगे स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है, रिट्रेचमेंट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। और एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बीच बीच में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? औद्योगिक संबंध। ठीक, और लेबर लॉ को हिंदी में क्या कहा जाता है? श्रम कानून। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है या लेबर लॉ है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इंडस्ट्रियल और रिलेशन, औद्योगिक संबंध। ठीक, इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज वर्किंग इन द इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन का अर्थ क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन का अर्थ है या इसकी जो मीनिंग है वो है इंडस्ट्री, मतलब जो उद्योग है, उद्योग में या इंडस्ट्री में काम करने वाले तीन पक्ष के बीच का जो संबंध होता है, तीन पक्षों के बीच का जो संबंध होता है उसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। लेकिन ये तीन पक्ष कौन कौन से हैं? थ्री पार्टी से कौन कौन सी है? तो फर्स्ट पार्टी इसमें है हमारी एम्प्लॉयर, जिसे हम यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है उसका जो मालिक होता है, ठीक, उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। फिर है एम्प्लॉयज़ या फिर हम कह सकते हैं इसको वर्कर्स, मतलब कर्मचारी या जो मजदूर जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर है गवर्नमेंट मतलब वही सरकार। तो ये जो तीनों हैं, तीनों पार्टी है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे ही क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। इन तीनों के बीच बनने वाले जो रिलेशन है, यहाँ जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, या जो टकराव है और जो समाधान है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। ठीक, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग समझना। जब आपको मान लो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से कोई अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है इसके बारे में ऐसे ही आपको लिखना है। कौन कौन सी तीन पार्टी होती है उसके बारे में आपको ऐसे वन बाय वन करके लिखना है। ऐसे नहीं एक ही लाइन में पूरा लिख दिया, नहीं, एक एक करके ऐसे लाइन से लिखना है इसको बढ़िया से। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है हमने समझ लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन में तीन पार्टी इंक्लूड रहती है। कौन कौन सी तीन पार्टी इंक्लूड रहती है वो भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? सपोज दैट टाटा स्टील फैक्ट्री में वर्कर्स यहाँ पर जो सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं, ठीक है, सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं। मैनेजमेंट कंपनी के प्रॉफिट को देख करके डिसीजन लेता है।
गवर्नमेंट लेबर लॉ लागू करती है। मतलब लेबर लॉ क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लेबर लॉ को, जो लेबर लॉ है उसे अप्लाई कौन करता है, लागू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक, अब यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इन तीनों के बीच में, तीन कौन, यही वर्कर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, तीनों के बीच में जो बातचीत होती है, समझौता या जो विवाद होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, औद्योगिक संबंध है, उसका उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में हार्मोनी, मतलब जो सामंजस्य है, सामंजस्य बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन जरूरी है, या इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है। इंडस्ट्रियल पीस, मतलब जो औद्योगिक शांति को लेकर के आना। डिस्प्यूट को कम करना, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको कम करना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब यहाँ पर जो लाभप्रदता है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उत्पादकता को बढ़ाना। वर्कर्स का वेलफेयर सुनिश्चित करना, ये सारे क्या हैं इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव है। तो अब आप यहाँ पर इसको बढ़िया से फ्लो चार्ट के थ्रू सारे पॉइंट को बढ़िया से लिखना है। उसके बाद में एक एक पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ही, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में फिर एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहले जैसे आप हेडिंग डालोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके बाद में सारे पॉइंट को यहाँ पर फ्लो चार्ट पहले बनाना है सारे पॉइंट का, उसके बाद में फिर आपको एक एक को डिस्क्राइब करना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपने हेडिंग डाले और एक एक पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दिए, तो वैसे नहीं करना है। पहले फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर देख लिया इसका एग्जाम्पल, और इंडस्ट्रियल रिलेशन का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी हमने डिस्कस कर लिए। देखते हैं अब आगे। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन किन बातों से जुड़ा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। वेजेस एंड सैलरी, देखो कितनी सैलरी मिलेगी या कितना यहाँ पर इंक्रीमेंट लगेगा सैलरी में, ये इस बात से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है ये। और मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, वर्किंग कंडीशन, मतलब काम करने की जो स्थिति है, इससे भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन जुड़ा हुआ है। वर्किंग आवर्स क्या होगा, सेफ्टी और हेल्थ के बारे में यहाँ पर जो इंडस्ट्री वो सोचेगी या नहीं सोचेगी एम्प्लॉय के बारे में। एग्जाम्पल, जैसे फैक्ट्री में सेफ्टी हेलमेट जरूरी है। जैसे कहीं एम्प्लॉय जो डेंजर प्लेस पर काम कर रहे हैं तो उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना जरूरी है, जैसे सेफ्टी हेलमेट देना, ग्लव्स देना, शूज़ देना, मास्क देना, सेफ्टी जैकेट देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से जुड़ी, किस चीज़ से जुड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं इसमें कि और कौन कौन सी चीज़ों से इंडस्ट्रियल रिलेशन जुड़ा हुआ है। ट्रेड यूनियन, देखो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। ट्रेड यूनियन मतलब मजदूर संघ। ट्रेड यूनियन क्या होता है, जब यहाँ पर एम्प्लॉय मिल करके या जो वर्कर हैं मिल करके अपना एक यूनियन बनाते हैं, उसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग पढ़ना है कि ट्रेड यूनियन बनाने की क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें, तो ये आपको जो डिटेलिंग क्लास है उसमें मिल जाएगी सारी चीज़ें। देखो, ट्रेड यूनियन बनाना है तो कम से कम 7 मेंबर उसमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन होता है। देखो, ट्रेड यूनियन वर्कर्स का संगठन होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में ये हेल्प करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन इसको हिंदी में कहा जाता है सामूहिक सौदेबाजी। ठीक, सामूहिक सौदेबाजी मतलब देखो किसी एक पर्सन की या किसी एक एम्प्लॉय की बात मैनेजमेंट नहीं सुनता है, लेकिन जब यहाँ पर वर्कर्स अपना ग्रुप बना करके अपनी प्रॉब्लम को जाके सब लोग एक साथ मैनेजमेंट से बात करते हैं तो मैनेजमेंट उस बात को जल्दी से सुनता है। तो यही होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, और इसमें कौन हेल्प करता है, ट्रेड यूनियन हेल्प करता है। ठीक, एग्जाम्पल में है BMS, मतलब ये है भारतीय मजदूर संघ। INTU मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, इसका फुल फॉर्म। फिर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, औद्योगिक विवाद। ठीक, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ और रिट्रेचमेंट, मतलब देखो स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल, लॉकआउट मतलब होता है तालाबंदी, ले ऑफ मतलब होता है छटनी, और रिट्रेचमेंट मतलब होता है जैसे सैलरी देने में अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें हड़ताल जो होती है उसे रिट्रेचमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सैलरी डिले पर यहाँ पर स्ट्राइक होती है। तो ये सारे कारण हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, और ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ी हुई है। ठीक, देखो स्ट्राइक क्या है, लॉकआउट क्या है, ले ऑफ
क्या है, इसको अभी हम आगे जब लेबर लॉ पढ़ेंगे उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किस किस बातों से जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर है डिसिप्लिन एंड ग्रीवियंसेस हैंडलिंग। ग्रीवियंसेस मतलब होता है शिकायत, ठीक है, रूल्स फॉलो करना और कंप्लेन का समाधान करना, ठीक। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ी हुई थी। आगे देखते हैं इसको। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों जरूरी है, ठीक। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं रहेगा, नहीं मतलब जब नहीं था तब क्या कंडीशंस थी, और जब इंडस्ट्रियल रिलेशन आया तब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में देखते हैं। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे से नहीं होगा, मान लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या कंपनी में अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे से नहीं होगा तो वहाँ पर स्ट्राइक बढ़ेगी, मतलब हड़ताल होने लग जाएगी ज़्यादा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब यहाँ पर एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक करने लग जाएंगे, काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी रुकेगा ही, लॉस होगा ही, वर्कर और मैनेजमेंट में दुश्मनी भी हो जाएगी, ठीक। और अगर अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है तो क्या होता है, कोऑपरेशन बढ़ेगा, मतलब सहयोग बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब उत्पादकता बढ़ती है, कंपनी और वर्कर दोनों यहाँ पर हैप्पी रहते हैं, दोनों में क्या होता है, सामंजस्य बना हुआ रहता है, हार्मोनी बनी हुई रहती है, ठीक। तो ये यहाँ पर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो आपको जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिखना है। और अगर एडवांटेज या डिसएडवांटेज अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये क्या है डिसएडवांटेज है और ये क्या है इसके एडवांटेज है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, ठीक। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे भी अगर पूछेगा तो आप बिल्कुल लिख करके आ सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है यहीं पर एंड। सेकंड टॉपिक देखते हैं अब हम यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर लॉ। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने वाली जो 3 पार्टी है उनके बीच का जो संबंध होता है। 3 पार्टी कौन सी थी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर सेकेंड टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ। सबसे पहले आपको भी देखो, जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रम कानून कहते हैं। इसको भी यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसकी मीनिंग या डेफिनेशन से आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन के आंसर को लिखना। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, लेबर लॉ इज अ सेट ऑफ लॉ दैट रेगुलेट, प्रोटेक्ट एंड बैलेंस द वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। लेबर लॉ वह कानून का समूह है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच काम से जुड़े रिश्तों को नियंत्रित करता है, मतलब रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है और बैलेंस करता है। देखो लेबर लॉ क्या है, लेबर लॉ वह कानून का समूह है। ये लेबर लॉ क्या है, कानून का समूह है, इसमें बहुत सारे कानून है इसलिए इसको कानून का समूह कहा गया है, ठीक। कानून का समूह है जो एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का मालिक है और एम्प्लॉय मतलब जो उस कंपनी में काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच काम से जुड़े जो रिश्ते होते हैं, काम से जुड़े जो भी यहाँ पर उनके बीच का रिलेशन होता है उनको यहाँ पर वो रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है और बैलेंस करने का काम करता है लेबर लॉ। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में देखते हैं। वर्कर्स की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है वर्कर्स को, एम्प्लॉयर को नियमों में बांधता है, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय से ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करा सकता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर वर्कर का नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं कि एम्प्लॉयर को नियमों में बांधना। इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना, मतलब औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए भी लेबर लॉ जरूरी है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो सपोज दैट एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। ऑनर वर्कर्स से 12 घंटे काम करवाता है, 12 घंटे काम करा रहा है, सैलरी भी कम देता है और सेफ्टी भी नहीं है। लेबर लॉ यहाँ पर क्या कहता है कि 8 से 9 आवर ज़्यादा यहाँ पर मतलब 8 से 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे एम्प्लॉय या जो वर्कर हैं। मिनिमम वेजेस देना जरूरी है,
ठीक है, जो मिनिमम वेज फिक्स होता होगा उससे यहाँ पर कम पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं दे सकता है, और अगर कम पैसे देगा तो उसके ऊपर यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सेफ्टी टूल्स देना, जैसे अभी हमने देखे थे कि अगर कोई एम्प्लॉय डेंजर फैक्ट्री में काम करता है या कहीं पर भी अगर उसे खतरा है तो उसकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। ठीक, फिर यहाँ पर लेबर लॉ क्यों जरूरी है इसके बारे में देखते हैं। देखो, जब लेबर लॉ नहीं था तब यहाँ पर चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से भी बहुत काम करवाया जाता था, बहुत कम यहाँ पर पे वेजेस दिए जाते थे एम्प्लॉय को, अनसेफ फैक्ट्री में भी काम करवा लिया जाता था, और यहाँ पर कोई लीव भी नहीं दी जाती थी, कोई छुट्टी कोई हॉलीडे कुछ नहीं होता था। लेकिन जब लेबर लॉ आ गया तो उस वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो वर्किंग आवर है उन्हें फिक्स कर दिया गया है, 8 से 9 घंटे ही किसी भी एम्प्लॉय से या वर्कर से काम करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा किसी से काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगर किसी से ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो उसे ओवर टाइम का पेमेंट भी देना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो रही है, लेबर लॉ के कारण पॉसिबल हो रही है। मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया गया, सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखा गया, और यहाँ पर पेड लीव भी अवेलेबल करवाई गई वर्कर्स को या एम्प्लॉय को। तो ये यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर ये लेबर लॉ जरूरी था। अब देखते हैं इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं। वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा करता है, एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है, वर्कर्स का जो शोषण होता है उसे रोकने में मदद करता है, फेयर वेजेस को श्योर करता है, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है वर्कर को या एम्प्लॉय को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बैलेंस बना के रखने का काम करता है। लेबर लॉ के ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन कौन से लेबर लॉ है। आपको देखो ये सारी चीज़ें यहाँ शॉर्ट में दिख रही है, लेकिन अगर आपको एक एक एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी डिटेलिंग क्लास के जो वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। देखते हैं कि कौन कौन से लेबर लॉ है। फर्स्ट है यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसका पर्पस क्या था, सेफ्टी और हेल्थ, मतलब एम्प्लॉय की जो सेफ्टी है और हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का आपको ये ध्यान रखना है, ईयर जो यहाँ लिखे हुए हैं आपको एग्जाम में इसको गलत करके नहीं आना है, और एक्ट आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कब का है, मतलब इसका क्या पर्पस था, इसका पर्पस था कि जो वर्कर है एम्प्लॉय उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाना। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, सैलरी ऑन टाइम, मतलब जो सैलरी है वो टाइम पर मिलना चाहिए। ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, जो भी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, जो भी यहाँ पर विवाद होता है उसको सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, अब यहाँ पर जो यूनियन बनाई जाती है एम्प्लॉय के थ्रू, उसे यहाँ पर लीगल स्टेटस देने के लिए या उन्हें यूनियन राइट्स देने के लिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बनाया गया। चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब यहाँ पर बाल श्रम नहीं करवाया जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट को बनाया गया। ये सब क्या है, ये सब है यहाँ पर लेबर लॉ। आपको एग्जाम में अगर कहीं पर भी लेबर लॉ दिखता है तो आपको बिल्कुल लिख करके आना है, या अगर इस एक्ट से क्वेश्चन आता है तो आपको ये जरूर लिखना है कि ये एक लेबर लॉ है। ठीक, फिर देखते हैं टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट। देखो अब आ गया यहाँ से हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, 1926 का है ये। अब इसके बारे में समझते हैं। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एन इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ ऑफ इंडिया विच वॉज enacted to provide legal protection to workers and employers to from register and from trade union। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, भारत का एक महत्वपूर्ण लेबर लॉ है। ये लाइन आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक, जो मजदूरों और जो यहाँ पर कंपनी का बॉस है, जिसको नियोक्ता कहा जाता है, जो कंपनी का बॉस है, एम्प्लॉयर है, को ट्रेड यूनियन बनाने, रजिस्टर कराने और कानूनी सुरक्षा देने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बनाया गया है।
यह कानून जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये जो कानून है ट्रेड यूनियन को कानूनी पहचान मतलब जो लीगल स्टेटस देता है। ट्रेड यूनियन जो एम्प्लॉय का मतलब क्या वर्कर्स का एक कहना चाहिए ग्रुप होता है, उसे कहते हैं ट्रेड यूनियन। और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बनाया गया, जो क्या काम करता है, जो यहाँ पर ये जो ऐसे यूनियन बनाए जाते हैं उन्हें लीगल स्टेटस देने का काम करता है। ठीक है, मतलब कानूनी पहचान देने का काम करता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 वो क्यों बनाया गया। देखो ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन मजदूरों का संगठन है। ठीक, जो मजदूरों और मालिक के बीच जो रिलेशन होते हैं, रिलेशनशिप को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक, इतना आपको बिल्कुल याद रखना है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्यों बनाया गया, देखो 1926 में ये बना है, इसके पहले क्या कंडीशन थी और उसके बाद में क्या कंडीशन थी उसको हम समझते हैं। तो आप यहाँ पर इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऐसे भी आप अगर एग्जाम में लिखना है तो लिख सकते हो। देखो 1926 से पहले ट्रेड यूनियन इनलीगल मानी जाती थी। ठीक है, वर्कर्स को सजा मिलती थी। ठीक, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने 1926 में इस एक्ट को बनाया, तब यहाँ पर क्या हुआ कि वर्कर्स को यूनियन बनाने के राइट मिल गए, अधिकार मिल गए, यूनियन को लीगल प्रोटेक्शन मिलने लगा और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी कम हो गए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट को बनाना बहुत ज़रूरी था और इसे किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता देना। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता देता है। यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ट्रेड यूनियन ही ट्रेड यूनियन को कैसे मान्यता दे रहा है, नहीं, ट्रेड यूनियन एक्ट ट्रेड यूनियन को कानूनी मान्यता देता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है, यूनियन मेंबर को कानूनी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बैलेंस बना के रखता है, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखता है। ये सारे आपके पॉइंट है। इस पॉइंट को आप फ्लो चार्ट में पहले लिखना, उसके बाद में एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एक फैक्ट्री में 10 मजदूर काम करते हैं। यहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉयर है कम सैलरी देता है। ठीक है, 7 मजदूर मिल करके ट्रेड यूनियन बनाते हैं। यहाँ पर एक यहाँ कहना चाहिए रूल्स है कि 7 लोग मिल करके ही, 7 लोग ये मतलब जो 7 एम्प्लॉय है, यहाँ पर जो मेंबर रहेंगे 7 रहेंगे, 7 मेंबर मिल करके ही या 7 एम्प्लॉय मिल करके ही ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक, अगर उससे कम मेंबर रहेंगे तो ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती है और उसे रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, रजिस्टर कराते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यूनियन को कानूनी रूप से वेतन बढ़ाने की बात कर सकते हैं। मतलब देखो पहले यहाँ पर क्या था, जब नॉर्मली एम्प्लॉय जाकर के बोल रहे थे कि सैलरी बढ़ा दो तो सैलरी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन 7 लोगों ने मिलकर के एक ट्रेड यूनियन बना लिए। अब ट्रेड यूनियन की पावर के साथ में जब वो मैनेजमेंट के पास जाएंगे कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट कर दो, तो उस मैनेजमेंट को यहाँ पर यूनियन की बात सुनना ही पड़ेगा। ठीक, टॉपिक नंबर 4, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। देखो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट, टेंशन और क्यूरियल बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज ऑन वर्क रिलेटेड मैटर्स। देखो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट वह सिचुएशन है, मतलब वह स्थिति है जब यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच काम से जुड़ी बातों पर असहमति, तनाव या झगड़ा हो जाता है। नॉर्मली हम इसमें एक चीज़ ये समझते हैं, जैसे मान लो कि अपने घर में ही मम्मी की और हमारी बात कोई एक बात है, उस पर हम दोनों एग्री नहीं होते हैं। ठीक, दोनों के बीच में टेंशन हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में टेंशन हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। लेकिन जब ये सेम चीज़ एक इंडस्ट्री में होती है, जो कंपनी का मालिक है और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर या एम्प्लॉय, उनके बीच में किसी बात को लेकर के वो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, टेंशन में रहते हैं या क्यूरियल मतलब यहाँ झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक,
देखो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अक्सर वेजेस को लेकर के, वर्किंग आवर्स को लेकर के, बोनस को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, जो ले ऑफ है और सेफ्टी जैसे टॉपिक पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे अपना घर पर कॉन्फ्लिक्ट मम्मी के साथ किस कारण से होता है, आज हमें ये नहीं खाना है, आज हमारे लिए आप ये बना दीजिए, आज हमें यहाँ घूमने जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसको लेकर मम्मी के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वैसे ही एक इंडस्ट्री में यहाँ पर जो कंपनी का मालिक है उसके साथ में वर्कर का यहाँ पर क्या हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है या टेंशन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये एक इंडस्ट्री में किस कारण से होता है, वेजेस को लेकर के, वर्किंग आवर को लेकर के, बोनस को लेके, प्रमोशन को लेके, ले ऑफ को लेके या सेफ्टी को लेकर के हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई करवाना नहीं है। ठीक, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का जो मतलब है वो यहाँ पर लड़ाई करवाना नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनको सामने लेकर के आना और उनका सॉल्यूशन करना। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल। एक फैक्ट्री में यहाँ पर देखो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर जो सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन जो ऑनर है वो क्या कर देता है, मना कर देता है कि सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है वो स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। देखो अब यहाँ पर दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म्स या हम इसको टाइप्स भी कह सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर उसके टाइप्स के बारे में भी आपको लिखना है और प्रॉपर बढ़िया आपको इस टाइप से नहीं, पहले आपको बढ़िया यहाँ पर लिखना है टाइप्स करके और उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से पूरे टाइप्स को 1 बाय 1 करके लिखना है और फिर एक एक टाइप को फिर आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दिए, नहीं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने जो टाइप्स हैं उसके बारे में। देखो कौन कौन से टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा स्ट्राइक। देखो स्ट्राइक में क्या होता है, मजदूर काम करना बंद कर देते हैं। ठीक, मजदूर काम करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्राइक कहा जाता है। लॉकआउट मतलब क्या होता है, जो ऑनर है वो फैक्ट्री को बंद कर देता है, मतलब जो ऑनर है वो खुद से ही बंद कर देता है कि फैक्ट्री बंद है, अब कोई काम नहीं करेंगे, उसे कहते हैं लॉकआउट। मतलब तालाबंदी हम कहते हैं, इसको हड़ताल कहते हैं। ठीक, हड़ताल इसको कहते हैं तालाबंदी। ठीक है, घेराव, नॉर्मली हम लोग डेली यूज़ में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं, घेराव कर लेना। घेराव कर लेना मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का, मतलब जो उनके बॉस है उस बॉस का वो घेराव कर लेते हैं कि भाई आपको हमारी सैलरी इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, या जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती होगी उसको मनाने के लिए वो अपने बॉस का घेराव कर लेते हैं, उसे कहा जाता है यहाँ पर घेराव। मतलब मैनेजर को या जो भी है उनका बॉस, उसे घेर लेना। गो स्लो, देखो गो स्लो क्या है, जानबूझ करके धीरे काम करना। मतलब जो एम्प्लॉय है वो काम तो करते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, बिल्कुल स्लो काम करते हैं। वो यहाँ पर जो अपना बॉस है, जो एम्प्लॉयर है, उसे सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं करते हैं। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है, गो स्लो। ये 4 टाइप्स थे यहाँ पर किसके, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखी हूँ, ये पॉइंट लिखी हूँ, आप इस पॉइंट को एग्जाम में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे आपको 1 बाय 1 करके लिखना है। उसके बाद आपको जिस तरीके का फ्लो चार्ट बनाना है बिल्कुल बना सकते हो। ठीक, ऐसे 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को पहले लिखना है, सारे पॉइंट को, उसके बाद में आपको एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली ऐसे ही फ्लो चार्ट बना दी। देखो फर्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, वर्कर्स की समस्याएं सामने लाना। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है। फेयर वेजेस एंड बेनिफिट्स पाना,
वर्किंग कंडीशंस को सुधारना, मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित करना, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय या जो वर्कर है उनकी तरफ मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित करना, ये भी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, मतलब एम्प्लॉय का जो शोषण होता है उसको रोकना, कलेक्टिव बार्गेनिंग को मजबूत करना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है ये अभी हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। सामूहिक सौदेबाजी कहा कहते हैं इसको हिंदी में। इंडस्ट्रियल जस्टिस पाना, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के ऑब्जेक्टिव है। आपको बढ़िया से इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है, फिर एग्जाम में एक एक को डिस्क्राइब करना है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा लिखने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 5, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक हमारा क्या है, फिफ्थ टॉपिक हमारा है अब यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देखो मिनिमम वेजेस एक्ट कब का है, 1948 का है। इसके बारे में देखते हैं अब हम। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज एन इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ ऑफ इंडिया। देखो फिर से ये लाइन यहाँ पर रिपीट हुई है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो कब का है, 1948 का है, और ये जो इंडिया का इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ है, ठीक। इंडिया का इम्पॉर्टेंट लॉ है whose objective is to ensure that every worker gets minimum wages in return for his work। देखो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ है, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि हर मजदूर को, मतलब जो एम्प्लॉय है या जो वर्कर है, वर्कर को उसके काम के बदले, देखो अब यहाँ पर कोई भी जो पर्सन है, वर्कर है, एम्प्लॉय है, कोई ना कोई वो काम करता ही होगा, कोई ना कोई सर्विस देता ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर वो जो भी काम कर रहा है उस काम के बदले में यहाँ पर उसे कम से कम मिनिमम वेजेस ज़रूर मिलना चाहिए, मतलब कम से कम वेतन ज़रूर मिलना चाहिए। किसी से फ्री में तो काम नहीं करवाया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो उसको पैसे देना ही पड़ता होगा। तो यहाँ पर एक मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया है, ठीक। आगे देखते हैं इसमें। कोई भी एम्प्लॉयर बोलने से जो कंपनी का बॉस है, ठीक, कंपनी का जो बॉस है वो वहाँ पर जो मजदूर हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉय है या वर्कर है, एम्प्लॉयर मजदूर को या एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से कम वेजेस नहीं दे सकता है, ठीक। अब यहाँ पर एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए कि भाई जो भी XYZ यहाँ पर मान लेते हैं एक एग्जांपल कि 500 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे यहाँ पर किसी भी फैक्ट्री में, मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉय या वर्कर को पर डे 500 रुपये देना ही है, ये मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ पर मान लो कि उस कंपनी का या फैक्ट्री का जो भी बॉस है वो कहेगा कि नहीं मैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट नहीं करूँगा, कम पैसे दूंगा, तो इस एक्ट के थ्रू जो एम्प्लॉयर है वो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कुछ करने की सोचता है या करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया है कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, देखो मिनिमम वेजेस एक्ट ऐसा लॉ है जो यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर जो विभिन्न उद्योगों, मतलब जो यहाँ पर वेरियस इंडस्ट्री है, विभिन्न उद्योगों में मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार देता है। मतलब यहाँ पर देखो एक ऐसा कानून है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक ऐसा कानून है जो गवर्नमेंट को वेरियस इंडस्ट्री, मतलब जो विभिन्न अलग अलग जो इंडस्ट्री होती होगी उस इंडस्ट्री में यहाँ पर मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस को फिक्स करने का अधिकार देता है, ठीक। यह कानून मजदूरों को बहुत कम वेतन देकर के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। एक लाइन में आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। देखो इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में देखते हैं। जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर न्यूनतम वेतन, मतलब जो मिनिमम वेजेस देने की गारंटी देता है ये एक्ट। जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकता है, शोषण को रोकता है, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारता है। देखो जब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, यहाँ पर जब जो भी मिनिमम वेजेस है फिक्स, जो भी मिनिमम वेजेस किए गए हैं, अगर उतना ही पैसा मिलेगा तो उनके जो रहन सहन है उसमें स्टैंडर्ड आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होगा। एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय में फेयरनेस लाना, ठीक है,
इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना मतलब जो औद्योगिक शांति है, औद्योगिक शांति को बनाए रखना, ये सब क्या है, ये सब है यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव। इन सारे ऑब्जेक्टिव के लिए ही मिनिमम वेजेस एक्ट को बनाया गया है। फिर है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्यों बनाया गया, मतलब देखो इस एक्ट को बनाया गया तो क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। मतलब देखो यहाँ पर अगर हमने बहुत थोड़ा सा पढ़े लेकिन उसमें से क्वेश्चन बनाते हमको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसके कि क्यों बनाया गया, मतलब इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़े, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को भी आप इसके इम्पोर्टेंस के जैसे लिख सकते हो। जैसे अब हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिख सकते हो। मतलब नीड भी अगर आपको लिखना है, नीड ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, तो आप यहाँ पर इसकी नीड्स के बारे में भी लिख सकते हैं। मतलब क्यों जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब सारी चीज़ें घुमा फिरा के वही चीज़ें आ जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक कॉमन लाइन हमेशा पढ़ते हुए आ रही है कि इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना, है ना। तो इस लाइन को आप यहाँ पर बहुत बार रिपीट कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए, तब जा कर के आप बहुत थोड़ा सा पढ़ करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके एग्जाम में आ सकते हो। देखते हैं अब हम यहाँ पर कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्यों बनाया गया है, ठीक है। मतलब इसके इम्पोर्टेंस क्यों है या इसकी नीड क्यों थी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम लिख सकते हैं इससे। देखो इस कानून से पहले, मतलब जब ये एक्ट नहीं आया था, ये जो कानून है ये नहीं आया था, तब क्या होता था, जो एम्प्लॉय थे, जो वर्कर थे, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, ठीक है, बहुत कम पैसे मिलते थे। कोई फिक्स्ड मिनिमम सैलरी नहीं थी, ठीक। एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है वेजेस दे देता था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया तब क्या हुआ, तब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनको सम्मानजनक जीवन मतलब वो सम्मानजनक जीवन जीने लग गए। मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक। एक्सप्लॉयटेशन रुक गया, फेयर वेजेस मिलने लग गए, ठीक। ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पाई, जो मिनिमम वेजेस एक्ट आया 1948 का, इस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी सोसाइटी का, कहीं का भी जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, किसी स्कूल कॉलेज का, कहीं का भी, उसको मिनिमम वेजेस, देखो उसको मिनिमम वेजेस 600 रुपये पर डे यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब कंपनी गार्ड को सिर्फ 400 रुपये पर डे देती थी। पहले क्या होता था, जब ये एक्ट नहीं था तो यहाँ पर वो जो भी मन में आता था एम्प्लॉयर को, वो उतने पैसे दे देता था, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 600 रुपये पर डे फिक्स किए हैं तो अब यहाँ पर 400 रुपये पर डे देने लगा। देखो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का क्या है, ये उल्लंघन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। फिक्स क्या किए 600 रुपये देने का और दे रहे हैं 400 रुपये, तो ये तो इस एक्ट का उल्लंघन हो गया। देखो गार्ड शिकायत कर सकता है, ठीक है। गार्ड अगर शिकायत करेगा तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे और उसे फिर पूरा मिनिमम वेजेस भी दिलवाया जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया था, नहीं बनाया गया है। फिर टॉपिक नंबर 6, देखो टॉपिक नंबर 6 में क्या दिया हुआ है हमारा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। सबसे पहले इसकी भी जो मीनिंग है देखते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 कब का है, ये 1972 का है। इज अ लेबर लॉ ऑफ इंडिया। देखो इसमें भी सेम लाइन रिपीट हो गई है, दैट इंश्योर दैट एन एम्प्लॉय रिसीव अ लमसम अमाउंट ग्रेजुएटी इन रिटर्न फॉर लॉन्ग एंड ऑनेस्ट सर्विसेज। देखो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 भारत का एक लेबर लॉ है जो ये श्योर करता है कि किसी भी एम्प्लॉय को लंबी और ईमानदार सेवा, मतलब जो लॉन्ग सर्विसेज रहती है, लमसम मतलब होता है एक मुश्त, अमाउंट मतलब होता है राशि, एक मुश्त राशि, ठीक है।
लॉन्ग सर्विसेज के बदले एक मुश्त राशि, मतलब हम इसी को क्या कहते हैं, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। और ये जो ग्रेजुएटी है ना, ग्रेजुएटी यहाँ पर एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसकी सैलरी में से इसको नहीं काटा जाता है। आगे देखो, अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कब का है, 1972 का है। ये एक इंडिया का इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ है जो क्या श्योर करता है, जो ये श्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय है या वर्कर है, अगर वो लॉन्ग सर्विस दे रहा है, तो किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत लंबी सर्विस दे रहा है तो यहाँ पर उसको एक मुश्त राशि मिलना चाहिए, मतलब ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। और ये कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है, जो कंपनी का बॉस है वो देता है। ये यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से नहीं कटता। ठीक, देखो ग्रेजुएटी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ग्रेजुएटी एक यहाँ पर जो रिवॉर्ड है या थैंक यू अमाउंट है। ठीक है, कि आपने हमारी कंपनी में, हमारे ऑफिस में इतनी लंबी सर्विस दी, तो उसके लिए आपको ये कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, थैंक यू अमाउंट दिया जाता है। तो ये क्या है, ग्रेजुएटी क्या है, एक रिवॉर्ड है या थैंक यू अमाउंट है जो एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले में दी जाती है। देखो कब दी जाती है, लेकिन ये दी जाती है यहाँ पर रिटायर होता है कोई एम्प्लॉय या वर्कर, तब दी जाती है। रिज़ाइन देता है, डेथ या अगर डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखो डिसेबलमेंट मतलब विकलांगता, अगर किसी कारण से जो वर्कर है या एम्प्लॉय है अगर वो विकलांग हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया और वो विकलांग हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर जो है ग्रेजुएटी दी जाती है। रिटायरमेंट पर भी दी जाती है, यहाँ पर जो रिज़ाइन अगर देते हैं तब भी दी जाती है, और डेथ या फिर डिसेबलमेंट में भी दी जाती है। ऐसा नहीं अब रिज़ाइन में कि आपने 4 दिन काम कर लिए, 2-3 महीने काम कर लिए, 6 महीने काम कर लिए, आप बोलोगे कि हमें ग्रेजुएटी दो, तो नहीं, इसके भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं ग्रेजुएटी मिलने के भी। अब देखते हैं यहाँ पर कि ग्रेजुएटी किसे मिलती, कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो कम से कम 5 साल कंटिन्यू सर्विस एक ही कंपनी में, एक ही ऑफिस में, जब आप कंटिन्यू 5 साल तक अपनी सर्विस देते हो तो उस ऑफिस का या उस कंपनी का जो बॉस है, जो एम्प्लॉयर है, वो यहाँ पर आपको ग्रेजुएटी देगा। ठीक, और अगर मान लो कि डेथ हो जाती है या किसी कारण से डिसेबलमेंट हो जाते हैं, मतलब विकलांग हो जाते हैं, तब यहाँ पर ये जो 5 साल वाली शर्त है ये अप्लाई नहीं होती है। ठीक, आपको दोनों चीज याद रखना है। देखो अब इस एक्ट को क्यों बनाया गया है इसके बारे में देखते हैं। जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है 1972 का, इसे क्यों बनाया गया, इसकी नीड क्यों, ऐसा लगा कि गवर्नमेंट को इसकी नीड क्यों लगी कि इसको बनाना चाहिए। देखो पहले क्या होता था, जब ये एक्ट नहीं आया था तब क्या होता था, जो भी सर्विस थी या जो भी यहाँ पर वर्क होता था, ठीक है, जो भी लॉन्ग सर्विस के बाद में यहाँ पर गारंटी नहीं थी कि मतलब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं थी। एम्प्लॉयर यहाँ पर ग्रेजुएटी देने से मना कर सकता था, जो एम्प्लॉयर था वो पहले यहाँ पर ग्रेजुएटी देने से मना कर देता था, और जो यहाँ पर एम्प्लॉय थे उसे भी कोई गारंटी नहीं थी कि हम यहाँ पर सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन हमें ग्रेजुएटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर इसी कारण से इस एक्ट को बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू। अब फिर क्या हुआ, जब ये एक्ट आ गया तब एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई। ठीक, लॉन्ग टर्म सर्विस को रिवॉर्ड किया गया, एम्प्लॉयर पर ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्विस में रिवॉर्ड किया गया, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर पर ऑब्लिगेशन भी हुआ। ठीक, ये इन सारी चीज़ों के कारण यहाँ पर इसे बनाया गया था। देखो अभी अधिकतम 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिल सकती है, 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिल सकती है बिना टैक्स के। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा अगर किसी को ग्रेजुएटी लेना है तो उस पर टैक्स लगता है। 20 लाख तक इसका क्राइटेरिया है, 20 लाख तक जो ग्रेजुएटी है वो बिना टैक्स के मिल सकती है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा अगर यहाँ पर ग्रेजुएटी लेना है तो उस पर टैक्स लगेगा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 में क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज एन इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ ऑफ इंडिया। फिर से वही लाइन रिपीट हो गई,
विच एम्स टू प्रिवेंट एंड रिसॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब का है, 1947 का है। ठीक, ये क्या है, इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ है जिसका पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच होने वाले औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। मतलब देखो ये एक्ट कब का है, 1947 का है। क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिया का लेबर लॉ है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि जो कंपनी का बॉस है और जो उस कंपनी में काम कर रहे वर्कर है या एम्प्लॉय है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जा सके और या तो फिर जो डिस्प्यूट होते हैं उसे रोका जा सके। ठीक, ये जो लॉ है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच झगड़ों को कानून के जरिए सुलझाने का काम करता है। जैसे मान लो कि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच झगड़ा हो गया, तो अब इसको यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, मतलब कानून के थ्रू सॉल्व किया जाता है। ठीक, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। अब इसमें भी देखते हैं कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया है। देखो 1947 जब ये एक्ट नहीं था उसके पहले क्या होता था, हड़तालें, जो स्ट्राइक थी, लॉकआउट था, तालाबंदी थी, वो बढ़ते जा रही थी, प्रोडक्शन रुक जाता था, कोई प्रॉपर लीगल सिस्टम नहीं था। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते थे उनको सॉल्व करने के लिए कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था। लेकिन इस एक्ट को बना दिया गया तो एक तो प्रॉपर लीगल सिस्टम ही बन गया कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़िया से होने लग गया। क्यों होने लग गया, क्योंकि स्ट्राइक रुक गई और यहाँ पर जो लॉकआउट थे वो भी रुक गए। लेकिन यहाँ देखते हैं, देखो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पीस बनी रही। जब झगड़े ही नहीं होंगे, स्ट्राइक नहीं होगी, लॉकआउट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी। डिस्प्यूट का लीगल सॉल्यूशन मिल गया, वही कि प्रॉपर लीगल सिस्टम बन गया। एक वर्कर्स के राइट्स जो भी थे, यहाँ पर अधिकार थे, उन्हें सुरक्षित किए गए। ठीक, इस एक्ट के थ्रू, इसीलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 को बनाया गया। ठीक, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा होगा इमेज में कि ये जो वर्कर्स हैं, ये यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय हैं इनसे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, देखो अब इसके भी हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसके कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकना। ठीक, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लेकर के आया गया है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोका ही जाएगा, जो लड़ाई झगड़े उसे रोका ही जाएगा। जब लड़ाई झगड़े अगर यहाँ पर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय के बीच जो रिलेशनशिप है वो अच्छे ही होंगे। स्ट्राइक और लॉकआउट को कंट्रोल किया जाएगा, वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी और इंडस्ट्रियल हार्मोनी बनी रहेगी। तो ये सारे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे। अगर आपने इसके जो पहले हमने यहाँ पर अभी पढ़े जस्ट इसके पहले, अगर उसको आप समझते तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप निकल करके आ जाती। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों बनाया जाएगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकने के लिए बनाएंगे। जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होंगे तो जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। जब दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा है तो स्ट्राइक क्यों होगी, लॉकआउट क्यों होगा, ले ऑफ क्यों होगा, और वर्कर्स को भी यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई हमारा एम्प्लॉयर अच्छा है, हमारी कंपनी अच्छी है, तो हमें यहाँ से जॉब से नहीं निकाला जाएगा, मतलब जॉब सिक्योरिटी है। और इंडस्ट्रियल हार्मोनी, मतलब जो इंडस्ट्री उसमें सामंजस्य भी बना रहेगा। तो ये सब इसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। देखो जैसे अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक, सारे पॉइंट मान लो कि लिखे हुए हैं। अब आप इसको यहाँ पर मान लो, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट को आप यहाँ लिखोगे बढ़िया से, जो भी है अंडरलाइन करके, और पहले आप लोग को यहाँ पर जो भी आपको 2-4 लाइन इसके बारे में लिखना है लिखो। फिर सेकंड पॉइंट को यहाँ पर सेकंड पॉइंट को लिखो, उसके बाद में फिर आप इसके भी बारे में लिखो। ऐसे नहीं कि बस ये लिखा आपने मेन ऑब्जेक्टिव और यहीं से लिखना चालू, तो कोई रामायण महाभारत नहीं छापने जाना है हमको, है ना। वहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है, तब जा कर के अच्छे नंबर भी मिलेंगे। फिर देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसके कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंट टर्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखो मजदूर और मालिकों के बीच काम से जुड़ा जो विवाद है, ठीक। फिर है स्ट्राइक, मजदूरों के द्वारा काम बंद करना।
लॉकआउट मतलब जो ऑनर है वो फैक्ट्री को बंद कर देता है। रिट्रेचमेंट मतलब परमानेंट वर्कर को निकाल देता है, ठीक। ले ऑफ मतलब काम ना होने पर अस्थायी छुट्टी, मतलब यहाँ पर छटनी हो जाती है, ठीक। ये क्या है, सब यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के टर्म है। फिर देखते हैं, अब यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन से तंत्र है। देखो कौन कौन सी मशीनरी है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। अगर मान लो कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो वर्कर्स कमेटी में जा सकते हैं उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। इन सारे यहाँ पर मशीनरियों में जा करके जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इनका काम क्या है, जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं उनको यहाँ पर बातचीत करके, निगोशिएशन करके, और जो भी यहाँ पर लॉ है उसके थ्रू यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, ठीक। फिर है टॉपिक नंबर 8। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अभी हमने जैसे यहाँ पर ये देखे है ना, तो जैसे अपने बचपन में होता था कि जब भाई बहन का झगड़ा हो जाता था, तो भाई बहन का झगड़ा हो जाता था तो फिर हम किसके पास जाते थे, अपने मम्मी या पापा के पास जाते थे। फिर वो हमसे बात करते थे, फिर हमको यहाँ पर जो भी हमारा झगड़ा रहता था उसको सुलझा देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है दोनों भाई बहन हैं, और वो जाते हैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा के पास में, मतलब जो भी यहाँ पर ये मशीनरी है उनके पास जाते हैं, उनसे फिर वो बात करते हैं और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 हमारा है सोशल सिक्योरिटी। देखो सोशल सिक्योरिटी क्या है। सोशल सिक्योरिटी मीन्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी टू अ पर्सन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम इन लाइफ सच एज इलनेस, एक्सीडेंट, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ। देखो सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है किसी व्यक्ति को जीवन के कठिन समय, सबके जीवन में कठिन समय आता ही है, चाहे कोई भी क्यों ना रहे, सबके जीवन में कठिन समय आता ही है। देखो कठिन समय क्या, बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, बेरोजगारी, मृत्यु, ठीक, ये सबके जीवन में आता ही है। तो ये जो है इसमें जो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी मतलब जो सोशल सिक्योरिटी है इसका मतलब यही है कि कभी भी किसी के जीवन में जो कठिन समय आता है, कठिन समय बोलने से बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, बेरोजगारी, मृत्यु, इसमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को देना ही क्या कहलाता है, सोशल सिक्योरिटी कहलाता है। देखो खासकर वर्कर्स और एम्प्लॉयज, मतलब दोनों एक ही है। जो वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, भविष्य में उनको जो भी मतलब अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। मान लो कि कभी कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसको बुढ़ापा आ गया, बेरोजगारी हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, डिसेबलमेंट हो गया, तब यहाँ पर उसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक। देखो इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों इसकी नीड है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर सोशल सिक्योरिटी ना हो तो क्या होगा, बीमारी में कमाई बंद हो जाएगी, ठीक है। बीमारी में कोई बीमार रहेगा तो काम करने तो नहीं जाएगा, बीमारी में कमाई बंद हो जाएगी। बुढ़ापे में कोई इनकम नहीं होगी, कोई बूढ़ा आदमी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसके पास इनकम सोर्स भी नहीं होंगे। दुर्घटना में परिवार असुरक्षित हो सकता है। मान लो कि जो घर में कमाने वाला है उसी की डेथ हो जाए, या वही उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, विकलांग हो जाए, तब यहाँ पर क्या होगा, परिवार तो असुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी फैमिली को, पीस ऑफ माइंड और डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिग्निफाइड लाइफ होगी, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। सोशल सिक्योरिटी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। देखो इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय है, उसको यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा देना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना, पुअर्टी और इनसिक्योरिटी कम करना, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना, वर्कर्स और उनके परिवार की रक्षा करना और सोशल जस्टिस लाना। ये सारे क्या है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव है, ठीक।
फिर देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। मान लेते हैं रमेश नाम का एक वर्कर है या एम्प्लॉय है, ठीक, फैक्ट्री वर्कर है, ये बीमार हो जाता है, ESI का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक। मान लो कि रमेश नाम का जो एम्प्लॉय है वो बीमार हो जाता है, तब यहाँ पर जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से इसका ट्रीटमेंट होता है। रिटायर होता है तब PF और ग्रेजुएटी मिलती है, ठीक। एक्सीडेंट होता है तो कंपेंसेशन मिलता है। देखो कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मुआवजा। जब कोई पर्सन या जो एम्प्लॉय है या वर्कर है, जो भी वो वर्क करता है, सर्विस देता है, या उसका अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसके बदले में जो उसे पेमेंट मिलता है उसे कहते हैं कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है, आपको 4th सेमेस्टर में ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो ये सभी क्या है, सोशल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल है। देखो इसके इम्पोर्टेंस क्या है, वर्कर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, वर्कर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और यहाँ पर स्टेबल इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहती है। ये सब क्या है इसके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है। देखो यहाँ पर वर्कर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, वर्कर्स को ये लगेगा ना कि हाँ मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मुझे सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, मेरी परिवार का ध्यान रखा जाएगा, मेरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा बेचारा, है ना, कि ठीक है मेरा ध्यान रखने कोई तो है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक। और जब यहाँ पर वर्कर्स का ध्यान रखा जाएगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पीस भी बनी रहेगी। देखो इंडस्ट्रियल पीस ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसको एग्जाम में जरूर लिख करके आना। फिर देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 हमारा क्या है, वेज पॉलिसी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वेतन नीति। वेज पॉलिसी क्या है, वेज पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन according to which the wages of workers employees are fixed, controlled and improved। देखो वेज पॉलिसी का मतलब क्या है, वेज पॉलिसी का मतलब है सरकार या संस्था, मतलब जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू बनाई गई वह नीति, मतलब जो पॉलिसी है, पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उनका जो वेतन है तय किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और सुधारा जाता है। वेज पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई गई ऐसी पॉलिसी जिसके अनुसार वर्कर की जो भी यहाँ पर सैलरी होती होगी, वेजेस होता होगा, जो भी उसको पेमेंट मिलता होगा उसे फिक्स किया जाता है, ठीक, उस पर कंट्रोल किया जाता है और उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ठीक। इसका पर्पस क्या है कि वर्कर्स को फेयर, एडवोकेट एंड टाइम पर वेजेस मिलना चाहिए। वेज पॉलिसी मतलब जो वेज है उसकी पॉलिसी, वेज की पॉलिसी क्यों बनाई जाएगी, वेज की पॉलिसी तो इसीलिए बनाई जाएगी ना कि जो वर्कर है उसको फेयर वेजेस मिले, पर्याप्त वेजेस मिले, यहाँ पर उसको समय पर पैसा मिलना चाहिए, समय पर वेजेस मिलना चाहिए, समय पर पैसा मिलेगा तभी तो अपनी घर गृहस्थी चला पाएगा ना, इसलिए वेज पॉलिसी बना दी गई, ठीक। देखो वेज पॉलिसी क्यों जरूरी है, अगर वेज पॉलिसी ना हो तो बहुत कम वेतन दिया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा वर्कर का, इनकम इनइक्वलिटी होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अगर वेज पॉलिसी है तो क्या होगा, फेयर वेजेस प्रोवाइड होंगे वर्कर्स को, एम्प्लॉय को, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन में सुधार आएगा उनके, और इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। ये इंडस्ट्रियल पीस तो लगता है लास्ट टॉपिक तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपको भी एग्जाम में लिख करके आना है। देखो इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं अब क्या है, तो देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मजदूरों को न्याय संगत वेतन देना, मतलब वही फेयर वेजेस देना, ठीक, मिनिमम वेजेस को श्योर करना। मिनिमम वेजेस एक्ट अभी हमने पढ़े थे 1948 का है। इनकम इनइक्वलिटी को कम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल हार्मोनी बनाए रखना, ये भी लाइन बार बार रिपीट हो रही है, आप इसको भी याद रखिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है वेज पॉलिसी। वेज की जब पॉलिसी बना दी जाएगी तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर उनके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर जो है वेज पॉलिसी जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बनाना चाहिए इसे, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट फिक्स करती है फैक्ट्री वर्कर का मिनिमम वेजेस 500 रुपये पर डे, ठीक है,
ये वेज पॉलिसी बना दी गई कि जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, जो भी फैक्ट्री वर्कर है, उनको मिनिमम वेजेस मिलेगा 500 रुपये पर डे। ठीक, ये पॉलिसी बना दी गई। अब मान लो कोई एम्प्लॉयर इससे कम जो है पैसे देता है, वेजेस देता है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगी। और पहली बात तो यहाँ पर जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाते हैं उससे कम पैसा कोई एम्प्लॉयर नहीं देता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर वेज पॉलिसी बनाना इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, जो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है इसको समझते हैं। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग वह प्रोसेस है जिसमें जो वर्कर है, जो मजदूर है, मजदूर अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से एम्प्लॉयर, जो मतलब कंपनी का बॉस है, बॉस से जो भी उनकी सैलरी है, वर्किंग कंडीशन को लेकर के, आप यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए, जो देखो ये लिखा हुआ भी है, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, फैसिलिटी विद द एम्प्लॉयर, मतलब जो भी यहाँ पर सुविधाओं पर सामूहिक रूप से बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत करते हैं, निगोशिएशन करते हैं। जैसे हमने ट्रेड यूनियन क्या है इसके बारे में देखे थे कि वर्कर्स जो है, वर्कर्स यहाँ पर मिल करके जो है ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ठीक, 7 जैसे ट्रेड यूनियन बनाना है तो उसमें 7 मेंबर रहना चाहिए, 7 मेंबर से कम नहीं रहने को होना। 7 से अगर ज़्यादा उसमें मेंबर हैं तो चलता है, लेकिन 7 से कम मेंबर नहीं होना, वरना ट्रेड यूनियन नहीं बनती है। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्कर्स ने क्या किए, वर्कर्स ने अपना बढ़िया एक ट्रेड यूनियन बना लिए। ठीक, ट्रेड यूनियन बना लिए। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन के थ्रू मैनेजमेंट के पास जाते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती है उसके लिए उनसे वो निगोशिएट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो वर्कर्स हैं उनने बढ़िया अपना ट्रेड यूनियन बना लिए। ट्रेड यूनियन बनाने के बाद में फिर वो जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, इसके थ्रू उसे लीगल स्टेटस भी मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़िया सब लोग जाते हैं मैनेजमेंट के पास में और मैनेजमेंट से बोलते हैं हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारा टाइमिंग कम कर दो, हमारी वर्किंग कंडीशन को सुधारो, हमें सेफ्टी दो, हमारी हेल्थ का ध्यान रखो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पता नहीं क्या क्या। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इससे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स ट्रेड यूनियन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन के थ्रू अपनी बात को मनवाने के लिए मैनेजमेंट के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या है, जो मजदूर है वो अकेले नहीं रहता है, एक सिंगल पर्सन की कोई बात सुनता है, कोई नहीं सुनता। लेकिन जब वहीं पर अगर 2-4 लोग जाकर के बात करते हैं या 8-10 लोग जाकर के बात करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में कि कोई भी सिंगल पर्सन यहाँ पर जाकर के बात नहीं करता है, सब लोग एक साथ मिल करके जाते हैं, बात करते हैं और अपनी जो भी डिमांड है, जो भी मांग है उनकी, उस मांग को रखते हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट से वो निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। देखो, अब देखते हैं हम यहाँ पर वाई कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नीडेड, मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसकी नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। अगर अकेला मजदूर बात करेगा तो उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है। कोई भी सिंगल पर्सन यहाँ पर अच्छी भी बात बोलेगा, अच्छी भी चीज़ के लिए डिमांड करेगा तो बोलेंगे अरे यार हटाओ, ये अकेले पर्सन की कौन बात सुनेगा। लेकिन जब यहाँ पर 2-4 लोग जाकर के डिमांड रखते हैं तो क्या होता है, उसकी बात को सभी लोग सुनते हैं। तो इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पर की जाती है, जिससे क्या होता है, जो यहाँ पर वर्कर है, जो मजदूर है, उनकी यहाँ पर ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, फेयर एग्रीमेंट होता है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की नीड होती है। सब्जेक्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, देखो कौन कौन से टॉपिक कह सकते हैं या कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जिस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। जैसे वेजेस को लेकर के, वेजेस या सैलरी को लेकर के, वर्किंग आवर को लेकर के, बोनस को लेकर, अलायंस को लेकर के, लीव को, हॉलीडे को, सेफ्टी को और वेलफेयर को, इतने सारे टॉपिक या सब्जेक्ट को ले करके कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। जैसे वेजेस बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, वर्किंग आवर्स कम कर दो, है ना, बोनस ज़्यादा दे दो, अलायंस दे दो, ट्रैवल अलायंस दे दो, चाइल्ड एजुकेशन अलायंस दे दो, हाउसिंग अलायंस दे दो, बहुत सारे अलायंस रहते हैं, लीव दे दो, हॉलीडेज दे दो, सेफ्टी दे दो, वेलफेयर दे दो, सब दे दो इनको, है ना। तो इस सारे टॉपिक पर यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ठीक,
फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कौन क्या प्रोसेस होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की? देखो, सबसे पहले ट्रेड यूनियन जाती है मैनेजमेंट के पास में। फिर यहाँ पर जो यूनियन है अपनी मांग रखती है, डिमांड रखती है, किससे? मैनेजमेंट से बातचीत करती है। फिर यहाँ पर मतलब वही निगोशिएशन होता है, बातचीत होती है। फिर उसके बाद में एग्रीमेंट होता है। फिर उस एग्रीमेंट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जैसे वर्कर ने बोला वैसे ही उसकी बात को मान लिया जाता है, नहीं। अगर मान लो कि दोनों के बीच में अगर यहाँ पर दोनों कहना चाहिए कि चीज़ों को लेकर के एग्री नहीं हो रहे हैं, ना ही यहाँ पर जो वर्कर्स है, मतलब जो वर्कर्स है और जो यहाँ पर कंपनी का बॉस है, दोनों यहाँ पर चीज़ों को लेकर के एग्री नहीं हो रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑनर बोलता है कि 10 घंटे काम करो और वर्कर बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर 9 ही मतलब कहना चाहिए 8 घंटे काम करेंगे, है ना, 8 घंटे काम करेंगे। दोनों इस चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे हैं। तब यहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है और ये सब लोग मिल करके यहाँ पर बैठ करके बढ़िया बात करते हैं, निगोशिएशन करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं कि ना ही 10 घंटे काम करो, ना ही 8 घंटे काम करो, चुपचाप से 9 घंटे काम करो। ठीक, ऐसे होता है। तो ये क्या हुआ, ये एग्रीमेंट हो गया, इसको फिर अप्लाई कर दिया जाता है। देखो एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं। यूनियन वेतन बढ़ाने की मांग करती है, मतलब सैलरी बढ़ा दो करके बोल रही है। मैनेजमेंट से बातचीत होती है, सैलरी 500 से 600 कर दी जाए, इसलिए यहाँ पर डिमांड रखी जाती है। फिर यहाँ पर देखो, पहले मैनेजमेंट सारी चीज़ों को चेक करता है कि भाई जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या नहीं है, सैलरी अगर बढ़ाएंगे तो कंपनी और लॉस में तो नहीं जाएगी, क्या एम्प्लॉय उस लायक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें चेक होती है। उसके बाद में ही एग्रीमेंट यहाँ पर एग्रीमेंट होता है और उसे फिर अप्लाई किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। आप एक बार जो डिटेलिंग क्लास की वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप उसको समझ सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ, ट्रेड यूनियन एक्ट, फिर है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सोशल सिक्योरिटी, वेज पॉलिसी और लास्ट में हमने क्या पढ़े, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी स्टूडेंट को वीवी एजुकेशन सर्विस की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे करके आना। ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन।